बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बिफोर स्टार्टिंग टुडे लेक्चर मैं छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्पेशली अपने व्यूअर्स से। तो आप में से भी कुछ लोगों ने मुझे ये जो था वो कमेंट्स के अंदर ये चीज़ मुझे बताया कि आप लोग का आपका जो बोर्ड है वो छोटा है, ज़्यादा नज़र नहीं आता, लिखा हुआ ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं देता। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स आप लोगों को मालूम है कि ये लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, तो जो चीज़ अवेलेबल है वही हम यूज़ कर सकते हैं। सो बड़े बोर्ड तो मुझे नहीं मिले, लेकिन बहरहाल जो मुझे मिला वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया। दूसरी बात यह है कि अगर इन केस आपको लिखा हुआ क्लियर देखना है तो फिर आप लोग इस बोर्ड को खुद बड़ा कर लें। वो कैसे कि आप लोग फुल स्क्रीन यूज़ करें, स्पेशली वो व्यूअर्स, वो स्टूडेंट्स जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं लेक्चर लेने के लिए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फुल स्क्रीन करके लेक्चर को देखा करें और दूसरा हैंड फ्री यूज़ किया करें उसको सुनने के लिए, ताकि साउंड क्वालिटी आपको थोड़ी अच्छी सुनाई दे और आप लोगों को चीज़ें ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो डेट्स वाली कुछ जो चीज़ें हमारे पास होती हैं हमने उन्हीं को यूज़ करना होता है। तो ये कोई क्लासिकल हमारे पास जो है वो टीचिंग जैसे क्लास के अंदर होती है वैसे तो हम लोग अभी कर नहीं रहे। तो ऑनलाइन बस ऐसा ही होता है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि जो चीज़ आप लोग जो है वो ऑर्डर देते हैं ऑनलाइन तो वो चीज़ नहीं आती जो आपने मंगवाई होती है, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है वही आप लोगों के पास ही आएगा। तो एनीवेज ये कुछ मैंने आप लोगों को छोटी सी बात शुरू पर रिक्वेस्ट करनी थी। और स्पेशली जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या जो कंप्यूटर की स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर देखते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो भी क्या करें, वो भी फुल स्क्रीन यूज़ करके तो इस लेक्चर को नोट करें। तो हम मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सो लास्ट टाइम एज वी स्टार्टेड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, सो नाउ today we will move toward the excretion in invertebrates. That is also a major long question. So इसमें से एक दो दफा बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। हम लोगों ने टोटल इसमें से देखेगा तो 4 एनिमल्स को डिस्कस करना है जो मैंने कि यहाँ पर लिखकर मेंशन किए हुए हैं ऑलरेडी, हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म एंड कॉकरोच। अब इसमें से जो हाइड्रा है वो तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने याद करना है। छोटी सी बात उसके बारे में बताई गई है, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, बिकॉज इट हैज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन बाकी जो 3 है प्लेनेरिया, अर्थवर्म एंड कॉकरोच, तो इसमें प्लेनेरिया और अर्थवर्म को मिलाकर पूछा गया। ये 1-2 साल पहले जो बोर्ड का एग्जाम हुआ तो उसमें प्लेनेरिया प्लस अर्थवर्म दोनों की एक्सक्रीशन इकट्ठी पूछ ली गई। और इसी तरह से जो नीचे मैंने लास्ट में लिखा हुआ है कॉकरोच, तो इसका भी एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है, स्पेशली लाहौर बोर्ड के अंदर ये पूरा क्वेश्चन आ गया था कॉकरोच का। और इसी तरह से ये मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर दिया जाता रहा। तो डेट्स वाई आप लोग लास्ट वाले को तो एज सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद कर लें और बाकियों को भी आप लोग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करें। तो इनमें से किसी के बारे में पूछा जा सकता है। हाँ, फर्स्ट वन को हम लोग थोड़ा सा बस शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट भी हम लोग लेते हैं हाइड्रा से। सो हाइड्रा के बारे में कुछ मैंने प्रॉपर्टीज 2-3 लिखी है, वही है बस आप लोगों ने एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से याद रखनी है। साथ मैंने एक छोटी सी डायग्राम दिखा दी है। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो डायग्राम की कोई खास जरूरत नहीं होती, लेकिन ये है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आप छोटी सी डायग्राम ही साथ दिखाएंगे। सो वाज लाइक बॉडी आपने बनानी है, जिसका मतलब होता है गुलदान। तो गुलदान की तरह की बॉडी है। ये पार्ट 1 में आप लोगों ने 2-3 चैप्टर्स में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपने यहीं से स्टार्ट किया एनिमल्स के अंदर, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर ट्रांसपोर्ट। तो हाइड्रा की आपको डायग्राम मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर पार्ट 1 में मिल जाएंगी। तो आप लोग सिंपल डायग्राम मैंने जैसे दिखाई हुई यूं दिखा दें। सैक लाइक बॉडी है। सैक लाइक का मतलब क्या होता है कि ओनली वन ओपनिंग, आपको इसमें सिर्फ एक माउथ मिलेगा ओपनिंग के तौर पर, वहीं से चीजें अंदर आती हैं और वहीं से चीजें मोस्टली बाहर जाती हैं अगर वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस करना हो। लेकिन जो बॉडी है वो भी अब यूज होती है टू डिफ्यूज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो यही हम लोगों ने अब यहाँ पर मेंशन की हुई है प्रॉपर्टीज के अंदर बातें। नंबर 1, इट इज अ नाइडेरियन सिलेंटीरेट। तो आप लोगों को मालूम है कि जिसके फाइलम का नाम नाइडेरिया और सिलेंटीरेटा है। इसकी कैविटी जो होती है सिलेंटीरॉन, उसकी बेस पर इसका नाम सिलेंटीरेट या फाइलम का नाम सिलेंटीरेटा। और इनके पास होते हैं नाइडोसाइट्स जो कि स्टिंगिंग सेल्स हैं, जिसकी वजह से इसके फाइलम का नाम नाइडेरिया। लेकिन इन दोनों चीजों को एक्सक्रीशन के साथ हम अभी रिलेट नहीं करेंगे, सिर्फ फाइलम का नाम याद रख लेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। दूसरी बात लिखा हुआ है हमने डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, यानी इसके पास कोई बकायदा सिस्टम नहीं होता और मोस्टली इनके पास सिस्टम्स नहीं है। अगर डायरेक्ट सिस्टम है वो भी कोई खास इतना ज्यादा डेवलप सिस्टम नहीं है, सैक लाइक सिस्टम है और नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। दैट्स व्हाई आखिरी बात, डिफ्यूज वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू आइसोटोनिक सराउंडिंग। अब इसमें 2 बातें हो गई। एक तो हम लोग ने कहा डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज हुआ, और जो इसकी नाइट्रोजनस वेस्ट में हम लोग चीजों को शामिल करेंगे वो है अमोनिया, और वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों चीजें बॉडी से डिफ्यूज होकर बाहर जा रही हैं। ऑक्सीजन अंदर आती है एज यूजफुल सब्सटेंस, लेकिन ये जो 2 चीजें हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इसकी बॉडी से बाहर डिफ्यूज हो जाती हैं। लेकिन साथ बुक ने मेंशन किया हुआ है डिफ्यूजेस आउट इनटू सराउंडिंग व्हिच इज आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तो आप लोगों ने वैसे पढ़ा होता है कि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है,
लेकिन फ्रेश वाटर में होने के बावजूद इसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो आइसोटोनिक कंसिडर होती हैं, इसलिए हम लोग इसमें साल्ट्स वगैरह को बाहर कहीं पे भी निकालता हुआ शो नहीं कर रहे, ना अंदर आता हुआ शो कर रहे। हाँ, वाटर को हम लोगों ने रिमूव करना है इस माउथ से, लेकिन जितना वाटर बाहर जाता है उतना ही वाटर दोबारा अंदर आ जाता है, तो डेट्स वाई आइसोटोनिक सराउंडिंग कहलाएगी। तो आप लोगों ने फिर ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी थी, एक अमोनिया को और एक कार्बन डाइऑक्साइड को। एक और चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है, हर एनिमल जो भी आपने डिस्कस करना है आपने ये देखना होगा कि वो अपनी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स में से जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको बाहर कहाँ से फेंक रहा है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको कहां से फेंक रहा है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जाएगी माउथ के रास्ते से बाहर, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है स्पेशली वो जाएंगी बॉडी सरफेस से। तो ये छोटी सी एक दो बातें हाइड्रा के हवाले से खत्म हो गई। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड सेकंड, प्लेनेरिया। सेकंड नंबर पर हमारे पास प्लेनेरिया सोर्स, इसकी भी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन कर दी हैं, साथ आप लोगों ने इसकी डायग्राम मस्त बनानी है बिकॉज एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कभी आपको आएगा तो इसकी डायग्राम के बगैर ये आंसर मुकम्मल नहीं होगा, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो सबसे नंबर 1 पर हम लोगों ने लिखा हुआ है कि इट इज अ फ्लैटफॉर्म, बिलोंग्स टू प्लेटीहेल्मिन्थेस। फाइलम आप लोग पढ़ चुके हैं, जितने भी फाइला थे वो आप लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ लिए थे। सो इट बिलोंग्स टू प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसका लिटरल मीनिंग ही क्या होता है, फ्लैटफॉर्म, यानी डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी होती है, कोई बॉडी कैविटी नहीं होती इनके अंदर। वेंट्रल साइड पर एक माउथ होता है जहां से ये फूड को अंदर लेकर आता है और वहीं से फिर ये अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है। इसका मतलब हाइड्रा की तरह इसकी बॉडी भी क्या है, सैक लाइक बॉडी। लेकिन आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम जब इसका देखते हैं तो आप लोगों को तो हाइड्रा में कोई सिस्टम नहीं मिला था, बट इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम एक बकायदा टेक्निकली एक नाम देंगे, प्रोटोनेफ्रिडियम। तो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सिंपली ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ट्यूब्यूल्स हैं जो कि आप लोगों को पेयर की फॉर्म में नजर आ रही है लेटरल साइड पर, दैट्स व्हाई मैंने उनको प्रोटोनेफ्रिडियम की बजाय प्लूरल वर्ड से लिखा हुआ प्रोटोनेफ्रिडिया। और प्रोटोनेफ्रिडिया की छोटी सी अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लोग नीचे ब्रैकेट में उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, यानी इनके सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, इंटरनल कोई नहीं होती। जिस तरह से टेस्ट ट्यूब है तो वो एक ब्लाइंड ट्यूब है, उसकी सिर्फ एक ओपनिंग है, सिमिलरली ये भी ब्लाइंड ट्यूब्स हैं और ट्यूब्यूल्स का मतलब बहुत ही ज्यादा जो बारीक हैं, और ये नेटवर्क है पूरे का पूरा पूरी बॉडी में फैला होता है, स्प्रेड थ्रू आउट बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट आपको यही में लिखा नजर आएगा, पूरी बॉडी में ये सिस्टम मौजूद है शुरू से लेकर एंड तक। तो आप लोगों को नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट चीज दूसरा जो कंपोनेंट मिलेगा, यानी इसके सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वैसे तो प्रोटोनेफ्रिडियम ही हमने बोला लेकिन उसी का एक मेजर फर्दर कंपोनेंट क्या है, फ्लेम सेल। अब फ्लेम सेल के बारे में सुने, मैंने लिखा हुआ है ब्रांचेस आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप। सो ये जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही थी, अब मैंने जैसे इसमें से कुछ एरिया को हाईलाइट करके बड़ा करके दिखाया है, तो अगर आप देखेंगे इस एरिया के अंदर आप लोग जब इसको हाईलाइट करते हैं तो ये कैपिंग जो है ब्रांचेस की वो बेसिकली सेल्स के थ्रू होती है, और उन सेल्स को हम नेम दे रहे हैं फ्लेम सेल। क्यों, ये भी हम आगे बढ़ते हैं। सो एक सेल को जब हम फर्दर उसमें से मजीद बड़ा करके देखेंगे तो आप लोगों को उसमें फिर बकायदा न्यूक्लियस भी नजर आएगा, साइटोप्लाज्म भी, सेल मेम्ब्रेन भी, एटसेट्रा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अंदर जो चीज आपको दिखाई देगी वो है सीलिया। सो आप लोग इन सीलिया की मूवमेंट देखेंगे, बीटिंग मूवमेंट स्पेशली जब ये एक्सक्रीशन करते हैं, और वो मैंने मेंशन आगे पॉइंट किया हुआ है जिसकी वजह से इनका नाम फ्लेम सेल है। तो फ्लेम सेल की अगर रीजन पूछी जाए इसके नाम के हवाले से कि व्हाई दीज आर सो कॉल्ड, तो इसका आंसर आप किस तरह से लेंगे, ईच फ्लेम सेल हैज अ टफ्ट ऑफ सीलिया। सबसे पहली बात आपने इसमें बतानी है कि इनके अंदर सीलिया का टफ्ट होता है, whose beating propels interstitial fluid into tubular system and looks like flickering flame। सो आप लोगों ने अभी जो सेंटेंस पढ़ा है इसमें थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। ये जो सीलिया आपको दिखाई दे रहे थे ये बीटिंग मूवमेंट शो करते हैं, यानी अपने आप को जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि विप्लैश मूवमेंट होती है, तो इस तरह से ये मूवमेंट करके जब ये बीटिंग मूवमेंट शो करते हैं तो उससे फिर प्रोपेल का मतलब होता है कि ये धकेलते हैं, किस चीज को धकेलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, और उसको किस में फेंक देते हैं, इनटू ट्यूबुलर सिस्टम। यानी इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इन्होंने क्या किया, यहाँ से मटेरियल को यहाँ इनटू ट्यूबुलर सिस्टम में फेंक दिया। उसको आगे हमने फर्दर मेंशन किया हुआ एक्सक्रीटरी डक्ट। तो एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर जैसे ही वो मटेरियल आता है तो फिर उसकी एक एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसको हम लोगों ने लेबल किया हुआ है एज नेफ्रीडियोपोर। अब इसका दूसरा नाम है एक्सक्रीटरी पोर, क्योंकि यहीं से वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर चला जाएगा, सो इन द फॉर्म ऑफ अ यूरिन। तो आप लोगों को ये फिर अपनी बॉडी में से इस तरह से एक्सटर्नल ओपनिंग के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर फेंकते नजर आएंगे। तो इनकी अनडाइजेस्टेड फूड माउथ से बाहर जा रही थी और इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो नेफ्रीडियोपोर से बाहर चला गया। तो ये चीज अब आपको क्लियर हो गई कि इसको हम लोगों ने फिर फ्लेम सेल इसलिए कहा क्योंकि इसकी जो सीलिया की मूवमेंट होती है वो जस्ट लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम होती है। सो जिस तरह से एक कैंडल है तो जब बुझने पे आती है तो उसका जो शोला भड़क रहा होता है उसको फिर हम बोलते हैं फ्लिकरिंग फ्लेम।
तो इस तरह से इसके अंदर भी सीलिया की मूवमेंट फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह की दिखाई देगी, दैट्स व्हाई दीस आर नोन एज फ्लेम सेल्स। लास्ट पॉइंट, एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि ये भी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में है, लेकिन हम इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग इनकी एनवायरनमेंट को अगेन आइसोटोनिक कहेंगे, जस्ट लाइक हाइड्रा। तो आप लोग फिर इसमें मेंशन करेंगे कि एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन इन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, और इस तरह नाइट्रोजनस वेस्ट भी उसी के थ्रू जिसम से बाहर चली जाती है। ये सारी बातें खत्म हो गई प्लेनेरिया के बारे में। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड अर्थ। नंबर 3 है हमारे पास अर्थफॉर्म, और अर्थफॉर्म बिलोंग्स टू एनालिड्स। तो आप लोगों ने जैसे प्लेनेरिया का फाइलम बताया, इस तरह से इसका भी फाइलम आप लोग याद रखेंगे एनालिडा, रीजन ताकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको शुरू पर ही क्लियर हो जाए। एनालिड्स का मतलब होता है रिंग्स, और इसके अंदर होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो अगर आप देखें इसकी बॉडी मैंने पूरी दिखाई है, बुक में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डायग्राम है जो कि उसका एक खास एरिया हाईलाइट करके दिखाया गया। लेकिन जब आप लोगों को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आए, आप अपनी डायग्राम को दूसरों से थोड़ा बेहतर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बना दें। जैसे मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, सबसे पहले मैंने पूरी बॉडी दिखाई है। वैसे तो ये बहुत लंबा होता है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा इसका जरा शॉर्ट करके स्ट्रक्चर दिखाया, और इसके अंदर आपको जैसे नजर आ रहा है कि रिंग्स हैं बॉडी के ऊपर, जिनको मेटामेरिक सेगमेंट्स कहते हैं। तो अंदर भी होते हैं सेगमेंट्स और बॉडी के बाहर भी सेगमेंट्स होते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने उसकी बॉडी का छोटा सा एरिया जो है वो हाईलाइट किया, उसमें हम नंबर 3 to 4 सेगमेंट्स दिखा रहे हैं, और उसमें आप लोगों को जो एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है वो है इसका सिस्टम, और इसका सिस्टम है पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया। अब इससे अगली लाइन पर आए तो वो मैं फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं बाद में। ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो दो एनिमल्स हैं जिनके पास ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, एक प्लेनेरिया और एक अर्थफॉर्म। तो हम लोगों ने इसके ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम लेना है मेटानेफ्रिडियम, बट ईच सेगमेंट हैज अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया। जैसे आपको नजर आ रहा है कि हर सेगमेंट के अंदर दो दो मेटानेफ्रिडिया। अब उसमें से हम लोगों ने अगेन एक सेगमेंट को मजीद बड़ा करके नीचे दिखाया, तो उससे आगे भी एक सेगमेंट है जिसका हाफ पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, उससे पहले भी एक सेगमेंट का हाफ पोर्शन ऑलमोस्ट तकरीबन, और आप लोगों को जो सेंटर वाला है वो पूरा सेगमेंट नजर आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर दो नहीं दिखाई, हमने सिर्फ एक दिखाई है। तो जिस तरह से एक काम करेगी वैसे ही दूसरे भी काम करेगी, तो सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर दूसरी का भी होगा। तो डेट्स हम एक भी बना लेंगे तो काफी है। अब देखिए हम लोगों ने क्या दिखाया, हम लोगों ने एक कन्वोल्यूटेड सी ट्यूब्यूल दिखाई है, क्योंकि काफी लंबी थी तो इसी वजह से हमने इसको फोल्ड करके दिखाया है। ये जितना भी रेड कलर का पोर्शन है ये ट्यूब्यूल है, और ऊपर जो ब्लैक ये जो ब्लू कलर की आप लोगों को लाइनिंग से दिखाई दे रही है, ये बेसिकली हमने ब्लड वेसल्स दिखाई हैं, कैपिलरीज का नेटवर्क दिखाया है, बिल्कुल हमारी तरह। जैसे किडनीज के अंदर नेफ्रॉन इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे जब मैन की बातें, तो उसके अंदर भी आपको कैपिलरीज का नेटवर्क मिलता है, क्या करता है अभी हम देखते हैं। और इस तरह से जैसे हमारे अंदर भी आप लोगों को लास्ट पर नेफ्रॉन का पार्ट मिलता है कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, तो इसका भी लास्ट पार्ट कहलाएगा कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो आप लोग इसको फिर क्यों ये नाम दे रहे हैं, कलेक्ट करता है सारा कुछ मटेरियल अपने अंदर, लेकिन कहां से, सिलोम। सिलोम इसकी बॉडी कैविटी का नाम है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड। तो सिलोमिक फ्लूइड के अंदर इसके नाइट्रोजनस वेस्ट पड़े होते हैं, जिसको उसने वहां से लेकर इस ट्यूब्यूल के अंदर लेके आना होता है, और वहां से फिर उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। अभी हम सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वन मैंने लिखा हुआ है कि ईच सेगमेंट हैज अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया एंड ईच मेटानेफ्रिडियम हैज टू ओपनिंग्स, एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस फ्रॉम प्रोटोनेफ्रिडिया। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन समटाइम पूछा जाता है कि हाउ प्रोटोनेफ्रिडियम इज डिफरेंट फ्रॉम मेटानेफ्रिडियम। तो इसका सबसे मेजर डिफरेंस आपने क्या बताना है, प्रोटोनेफ्रिडियम इज अ ब्लाइंड ट्यूब विदाउट इंटरनल ओपनिंग, ओनली एक्सटर्नल ओपनिंग इज प्रेजेंट, and in this case there are both openings internal as well as external। अब मैंने उनको लेबल किया हुआ है। इंटरनल ओपनिंग का नाम है नेफ्रोस्टोम, इसको नेफ्रिडियोस्टोम भी बुक्स में लिखा होता है, और इसी तरह से एक्सटर्नल ओपनिंग का नाम नेफ्रिडियोपोर। सिमिलरली जैसे लास्ट में मैंने बताया कि अभी प्लेनेरिया में कि इसका दूसरा नाम है एक्सक्रीटरी पोर भी लिख सकते हैं। डिफरेंस क्या है, अब नेफ्रोस्टोम के ऊपर आपको छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं विच आर अगेन सीलिया, लेकिन आपको एक्सटर्नल ओपनिंग के ऊपर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा। ये सीलिया क्या करेंगे, अपने अंदर वेस्ट मटेरियल को सिलोमिक फ्लूइड में से खींचेंगे। अब इसमें छोटा सा एरिया और मजीद मैंने हाईलाइट किया नीचे, अगर आप देखेंगे तो इसकी जो इंटरनल ओपनिंग थी वो आपको दिखाई दे रही है दोबारा से। उसके बाद फिर अंदर की जो कैविटी होती है उस ट्यूब्यूल के अंदर, उसको हमने लेबल कर दिया ल्यूमेन। इसकी जो मेम्ब्रेन थी उसको हम लोगों ने लेबल कर लिया एपिथेलियम। तो बुक ने एक लाइन लिखी हुई है कि एपिथेलियम क्या करेगी, रीअब्सॉर्ब करेगी साल्ट्स को फ्रॉम ये फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर सिलोमिक फ्लूइड, और उसके बाद फिर क्या करेगी, उसमें से साल्ट्स निकालकर कैपिलरीज के हवाले यानी ब्लड वेसल्स के हवाले कर देगी, तो यूं फिर वो ब्लड में दोबारा से शामिल हो जाएंगे। बट जो बाकी रह जाएगा यानी जो वेस्ट मटेरियल रह गया उसको यूरिन की फॉर्म में फिर एक्सटर्नल ओपनिंग से बाहर फेंक दिया जाएगा। यहाँ पर ये बात खत्म हो गई अर्थफॉर्म के हवाले से, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे लास्ट जो हमारे पास रह गया कॉकरोच।
ओके जी, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वर्टिब्रेट दैट इज काकरोच। अब हम उसकी बात कर रहे हैं, तो काकरोच को मैं इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जैसे शुरू पर बता चुका हूँ कि इसके ऊपर अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसी वजह से आप लोग इसे सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करेंगे। इसमें इस तरह से थोड़ी सी डिटेल आप खुद से भी ऐड करें, यानी इन अदर वर्ड्स बुक में अगर आप देखेंगे पैराग्राफ होगा तो उसमें आप कुछ पॉइंट्स बनाएं, कुछ हेडिंग्स बनाएं, डायग्राम स्पेशली उसको जरा थोड़ा क्लियर करके दिखाएं। मैं इसमें ना आप 2 डायग्राम्स दिखाई हैं क्योंकि बुक में जो डायग्राम थी वो लेटरल साइड्स की बनी हुई है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब आप बुक्स देखेंगे तो उसके ऊपर डायग्राम काकरोच की नहीं बनी हुई बल्कि ग्रास हॉपर की बनी हुई है। उसकी रीजन क्योंकि हम लोग बेसिकली इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इंसेक्ट के अंदर सिर्फ काकरोच नहीं है, सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा है फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो कि मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोड्स, और जिसके अंदर हम लोग स्पेशली इंसेक्ट्स की बात करते हैं। तो क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम। सो आप लोगों को इसके अंदर और भी बहुत सारे मिलेंगे, जैसे मैंने बोला कि इंसेक्ट के अंदर काकरोच भी है, फिर ग्रास हॉपर भी है, बटरफ्लाई भी है, इवन मॉस्किटो भी है। तो आप लोगों को सबका एक्टिविटी सिस्टम ऑलमोस्ट तकरीबन सेम मिलेगा, तो इसलिए डायग्राम से आप परेशान होने की जरूरत कोई नहीं है। अगर आप काकरोच ही की डायग्राम दिखाना चाहते हैं तो पार्ट 1 के अंदर एक डायग्राम आप लोगों ने देखी थी, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच, तो आप लोग उसी को ड्रॉ कर लें। रीजन कि आगे जाके इंशाल्लाह भी हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वाहिद एनिमल्स हैं जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम सेपरेट नहीं है, यानी दोनों एक ही सिस्टम है। सो उसी वजह से आप लोग चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाए चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, बात ऑलमोस्ट सेम होगी। तो हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। तो हमने इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से कुछ लिखा हुआ है, फिर मैं डायग्राम आपको जरा समझाता हूं। तो लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अडॉप्टेड टू कलेक्ट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ, जो कि इसका ब्लड है, व्हाइट ब्लड होता है, इसी वजह से इसको लिम्फ से हीमोलिम्फ कहते हैं। सो हीमोलिम्फ से कलेक्ट किए जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, और वो हीमोलिम्फ साइनसेस कैविटीज होती हैं इसकी बॉडी के अंदर, वहां पर मौजूद होता है थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और उन्हीं को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कार्ड मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। अब जरा सिस्टम को थोड़ा सा समझ लें। जो आप लोगों को लेटरल साइड की डायग्राम है वो बुक में जैसे मैंने कहा कि मिलेगी, तो आप वो भी दिखा सकते थे आसानी से समझने के लिए, या जो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई थी उसको दिखाने के लिए मैंने दूसरी डायग्राम जो आपकी पार्ट 1 की बुक वाली है जैसे, वो मैंने दिखा दी है। तो आप लोगों को अगर इन केस लेटरल साइड से देखेंगे तो माउथ से स्टार्ट करेंगे। माउथ क्योंकि थोड़ा सा राइट एंगल पर होता है फ्रॉम हेड, तो इसी वजह से वो हमें इस व्यू में दिखाई नहीं देता। तो माउथ के पीछे फिर हेड है, थॉरिक्स है, एब्डोमेन है, 3 मेजर पार्ट्स होते हैं इसकी बॉडी के, हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन। अब आप लोग इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करते हैं वो इवन इसकी माउथ से स्टार्ट हो जाता है, वहां सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह होती हैं एटसेट्रा, लेकिन हमें इन डिटेल्स में जाने की जरूरत कोई नहीं है। अब उससे अगली बात पे हम आते हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें जो सबसे पहले स्टार्ट पर हम लोग एसोफेगस उसकी बात करेंगे, लेबलिंग करने की आपको जरूरत कोई नहीं क्योंकि इन चीजों का एक्सक्रीशन से कोई ताल्लुक नहीं। नेक्स्ट वन क्रॉप, नेक्स्ट वन गीजर्ड जो कि ग्राइंड करता है क्योंकि इसके माउथ में टीथ नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ जास होते हैं, मैंडिबल्स वगैरह होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन एक लंबी सी ट्यूब्यूल आती है जिसको हम इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं। तो हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 मेजर पार्ट्स में जैसे हम लोगों ने पढ़ा होता है डिवाइड करते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो आप लोगों को जो गीजर्ड तक सारा था वो फोरगट में मिलेगा, उसके बाद फिर आपको मिडगट मिलेगी जो कहां तक चलेगी, फ्रॉम द एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। इन अदर वर्ड्स जो मालपिजियन ट्यूब्यूल्स हम लोग कह रहे थे वहां जहां पर जाकर हम लोग उनको दिखाते हैं वहीं से हाइंडगट शुरू हो जाती है। सो मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, और हाइंडगट का मेजर पोर्शन क्या है, रेक्टम। तो रेक्टम ने अब क्या करना है, रीएब्जॉर्प्शन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर करता है। तो अगर हम लोग कहेंगे कि इसकी मटेरियल जो इसका फूड मटेरियल है वो चलता 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 जैसे ही वो लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल होगा तो डेफिनेटली उसमें से सारी डाइजेस्टेड फूड को बॉडी को दे दिया जाएगा एब्जॉर्ब करके, और उसके बाद जो बाकी रह जाएगा वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जिसको हम फीसिस बोलते हैं वो रह जाएगा जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, मैंने इस एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट करके अलग दिखाया है। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये बुक में डायग्राम नहीं बनी हुई तो इसलिए थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आप लोग इस डायग्राम को भी साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने दिखाया हुआ कि इसके इर्द गिर्द सारी की सारी जो गट एरिया था उसके इर्द गिर्द हीमोसील जो कि बॉडी कैविटी है, साइनसेस हैं स्पेशली, और उसमें हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ के अंदर ही इसका नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो कि एक्चुअली यूरिक एसिड आप लोग पढ़ते हैं वो मौजूद हो सकता है। तो आप लोग कहेंगे कि उसको यहाँ पर इसके ल्यूमेन में लाया जाएगा, यानी जो मालपिजियन ट्यूब्यूल्स हैं वो अपनी एपिथेलियम के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगी बाहर से जो हीमोलिम्फ के अंदर मटेरियल था उसको अपने अंदर, और इसके अंदर की जो खाली जगह होगी उसको ल्यूमेन बोलेंगे, और वहां से फिर उस ल्यूमेन के अंदर जो कि आपको गट की मिलती है उसमें फेंक दिया जाएगा। तो इस तरह से यहां से देखें अगर आप मटेरियल तो यहां से एब्जॉर्ब हुआ और अल्टीमेटली फिर ये किसके अंदर आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन पीछे से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या चीज एंटर हो रही थी, फेसेस। तो इसका मतलब दोनों चीजें इकट्ठी हो गई, अब नाइट्रोजनस वेस्ट भी और फेसेस भी
दोनों अब एक ही जगह पर मौजूद हैं। इन अदर वर्ड्स इन रेक्टम एरिया। रेक्टम एरिया क्या करेगा, उसमें से जो फीसेस था उसमें से वाटर एंड साल्ट्स को एब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा जो बाहर से फ्लूइड आया था, ये जो है सिलोमिक फ्लूइड में से या हीमोसील में से जो हीमोलिम्फ थोड़ा बहुत उसका मटेरियल आया था, उसमें से भी साल्ट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा रेक्टम, और अल्टीमेटली वो सारी की सारी चीज फिर लास्ट जो ओपनिंग है एनस, वहां से बाहर फेंक दी जाएगी। तो वहां से अब हम एक बात पता चली कि एनस के रास्ते से ना सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आते हैं बल्कि फीसेस बाहर आते हैं। तो मैंने फिर लास्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द इंसेक्ट्स, कि these are the only animals in which excretory structure associated with the digestive tract। यानी जो मार्क पिजन ट्यूब्यूल्स हैं ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये किसी और एनिमल में ऐसा नहीं होता कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये चीज इंसेक्ट्स को भी बाकी सारे एनिमल से डिफरेंट बनाती है। तो एक येलो बॉक्स है आपकी बुक के अंदर, वहां पर भी ये चीज मेंशन है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए कि हाउ इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स, तो ये ही उसका आंसर होगा, क्योंकि ये वाहिद एनिमल्स हैं जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स अटैच हैं, यानी सेपरेट सिस्टम कोई नहीं है। तो यहाँ पर ही हमारी ये बातें खत्म हो गई रिलेटेड टू इंसेक्ट्स, और अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसको स्टार्ट करेंगे। दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, स्पेशली रिलेटेड टू एंटी टेस्ट। तो इसी वजह से देखते रहिए लेक्चर्स और इनको समझते रहिए, और देखने के लिए फुल स्क्रीन यूज करें, हैंड फ्री यूज करें, ताकि साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी आप तक बेहतर पहुंच सके। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।